हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सभी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूं वो आपके टाइम टेबल से रिलेटेड होगी। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरबीयूएनएल के कोई से भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम को आप विद इन 60 टू 70 डे की प्रिपरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है या आपको थोड़ी सी भी प्रायर नॉलेज है। सो इफ़ यू possess some prior knowledge, then you can crack this examination within 60 days of preparation. So हम स्टार्ट करेंगे कि पार्ट ए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि किस तरह पढ़े और कितना टाइम किसको दे। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको आप छोड़ सकते हो, किसको आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मैं पार्ट ए की बना रहा हूँ सबसे पहले। पार्ट ए में 60% वेटेज होता है इसका, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, विद इन 60 डेज आप किस तरह पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो, इसका मैं आपको पूरा आज बताऊंगा डिटेल में। दिस इज पार्ट ए। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन 2 दिन में आराम से हो सकता है कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेटा सफिशिएंसी आप कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लो, 1 दिन में हो जाएंगे। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 1 दिन में हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ देखो, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे वो पूछ लेगा भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो ड्रम प्रिंटर हो, ये एक तो हो गया इम्पैक्ट वाले, एक नॉन इम्पैक्ट वाले। अब इम्पैक्ट वालों के भी एग्जांपल पढ़ो, नॉन इम्पैक्ट वालों के एग्जांपल पढ़ो कि लेजर प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट वाले होते हैं। आपका डेजी व्हील हो गया, या आपका हो गया जो ड्रम वाला हो गया। तो ये सब प्रिंटर्स के टाइप हो गए। तो ये सब क्वेश्चन आते आते हर बार आते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यार ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें बस इन्होंने इतना ही दे रखा है कि इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको ये पढ़ के जाना है कि यार राउंड रोबिन क्या होता है। राउंड रोबिन स्कीम सारी पढ़ लेना ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप सारे पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं जैसे डॉस की, वो एक दो देख लेना। बाकी इसमें तो लिनक्स और ये सब देख लेना कि किसने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, पहला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स लिनक्स और विंडोज डॉस। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है भाई, मल्टीपल यूज़र होता है, कोई सिंगल यूज़र होता है, तो उनमें से ये सब डिफरेंसेस आप पढ़ लेना ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सब पूछते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में आपसे बहुत कुछ पूछेंगे भाई, कंट्रोल में क्या, एमएस वर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल ए क्या काम आएगा, कंट्रोल बी क्या काम आएगा। अगर मैंने कोई वर्क किया है तो उसको रीडू कैसे करूँ, उसको अंडू कैसे करूँ, या मुझे कोई नई शीट बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, या फिर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करता हूँ तो उससे क्या होगा। ये सब चीज़ें आपको पूछते हैं जनरली। सेम एक्सेल के लिए होता है लागू। एक्सेल में थोड़े फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि यार परसेंटेज लगा दिया तो उसका क्या रोल रोल होगा वहाँ पे, और डॉलर लगा दिया तो उसका क्या रोल होगा। तो ये सब चीज़ें एमएस एक्सेल में पूछी जाएंगी। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में पूछेंगे स्लाइड बनानी है, नई स्लाइड बनानी है, नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। अगर मुझे नई स्लाइड डिलीट करनी है तो उसके लिए मैं शॉर्टकट की क्या यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे अगर पावर पॉइंट इसको स्लाइड को शो करना है तो स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की, ये सब पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब आप प्रिपेयर कर लेना, ये 1 दिन में हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं है। डीबीएमएस, देखो डीबीएमएस एम ए एक्सेस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, एम ए एक्सेस की। ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। एम ए एक्सेस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ये 1 दिन में प्रिपेयर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कुछ भी छोड़ के जा रहे हो, कुछ भी छोड़ दो, पर ये टॉपिक मत छोड़ना। इसमें से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 101%। डिजिटल वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम, ये तो रट के जाना आप। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वाइस वर्सा। सो आई विल शेयर एवरीथिंग, डोंट वरी। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। बाई फाइल प्रोसेसिंग क्या होती है, लॉसलेस और लूज। एक होता है कंप्रेशन वाली फाइल्स होती है, तो कंप्रेस कैसे होता है उसकी टेक्निक होती है लॉसलेस एंड लॉजी। तो ये सब फाइल टेक्निक्स आपको 1 2 चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और इसमें कई बार ये पूछ लेते थे, हार्ड डिस्क होती है उसमें जो प्लेटर होता है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर डेटा कैसे स्टोर होता है, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार। पिछली बार रजिस्टर से क्वेश्चन आए थे बहुत, मतलब मैं भी शॉक में रह गया था कि इतना डीप क्वेश्चन पूछा उन्होंने, रजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं। सो इसका भी आप थोड़ा देख लेना कि रजिस्टर में कैसे डेटा सेव होता है, और कैशे वगैरह पढ़ लेना, उसमें कैशे का क्वेश्चन आता है, L1 L2 L3 कैशे क्या होती है। तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ सकता है आपको। ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो जहाँ भी स्टोरेज मैकेनिज्म होता है, जैसे कैशे हो गई, या आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, रोम हो गया, रैम हो गई, तो इन सब के डिफरेंट टाइप्स वगैरह सब पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन वैन मैन, ये तो हमेशा पूछते हैं। सबसे ज़्यादा पूछेंगे इसमें से भाई एचटीएमएल की कमांड्स, ये जरूर याद कर लेना भाई। मैं अगर लिखूँ कि एचटीएमएल में जो, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, एंड एन बी ऐप
NVSP ये किसके काम आता है बताओ? NVSP तो भाई इस अगर आप इसको एंटर करते हो तो स्पेस क्रिएट हो जाता है HTML के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि स्पेस क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं। मैं अगर H1 टैग लगाऊंगा तो सबसे बड़ा टेक्स्ट बनेगा, सबसे छोटा टेक्स्ट बनेगा। हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। और HTML के एक एक टैग के बारे में कम से कम आपको एक दो लाइनें पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे 101% एक क्वेश्चन आता है। HTML को कोई सा भी टैग उठा देंगे कि पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हम कौन कौन से टैग यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, क्या इस ये मतलब ये सिंगल टैग है या फिर ये जो है कंबाइंड टैग होता है। जैसे BR होता है वो सिंगल टैग होता है, उसमें जैसे BR अगर मैं लिखूंगा तो ओनली BR लिख के छोड़ दूंगा, ये ब्रेक करने के काम आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं HTML टैग लिख रहा हूँ, जैसे मैं HTML लिख रहा हूँ तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्लोज टैग कौन से होते हैं और जो सिंगल टैग कौन से होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया अपने पेयर में आते हैं जो पेयर टैग्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं क्रिएशन एंड मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट्स। ये HTML वाला मैंने आपको बता ही दिया है। ये पूरा पार्ट ऑलमोस्ट एक सा है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, प्रोटोकॉल में ये पढ़ना है आपको SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, STTP क्या होता है, STTP और HTTPS में क्या अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ढंग से पढ़नी पड़ेंगी। इसमें डीप क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि OSI और जैसे मैं पूछ लूँ TCP/IP और OSI लेयर होती है, उसमें डिफरेंस बताओ, कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। उसमें नेटवर्क लेयर कैसे काम करती है, यहाँ पे कैसे काम करती है, तो कुछ कुछ आपको चीज़ें थोड़े ढंग से पढ़नी पड़ेंगी। तो पर ये हो जाएगा 2 दिन में, अगर आप ढंग से बैठ जाओगे। 10-10 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे रोज। तो 2 दिन में आराम से 20 आवर्स में ये सारा सिलेबस कवर हो सकता है, ये भी 20 आवर्स में ये वाला टॉपिक कवर हो जाएंगे सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्योरिटी देखिए ये तो मतलब गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आजकल। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के केसेस आते हैं आजकल भारत में बहुत सारे। तो हमारे डेटा को कैसे सिक्योर करें, किस तरह के सॉफ्टवेयर डालें, क्या क्या होते हैं, तो एंटीवायरस जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे रट लेना जितने भी आ रहे हैं आजकल। मैकएफी हो गई, मैकएफी का क्वेश्चन पूछेंगे। मैकएफी का क्यों पूछा जाता है, इसका भी रीजन जानिए, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं ना, उनसे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, भाई ये मैकएफी क्या है, मैकएफी क्या है, क्योंकि ये फेमस है। अब ऐसा नहीं पूछेगा यार आपको कि कोई बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है उसके बारे में नहीं पूछेगा। जैसे कुछ कंपनी है वो इतने बड़े प्रोडक्ट नहीं बनाती जैसे गूगल बनाती है, तो उस कंपनी के नहीं पूछेंगे, गूगल के पूछेंगे, क्योंकि गूगल के वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं इसलिए। तो आपको इस तरह जो भी फेमस एंटीवायरस है, जो भी फेमस सिक्योरिटी सिस्टम्स है, जो भी फेमस मैलवेयर्स है, वायरसेस है या मैलिशियस अटैक्स हुए हैं, उनके बारे में पढ़ के जाना। जीके में भी पूछ सकता है भाई कि भारत पे मैलिशियस अटैक कहाँ हुआ है, या राजस्थान में क्या कभी कोई साइबर अटैक हुआ है, कोई बड़ा साइबर अटैक, तो उसके डिटेल्स बताओ। उसके बारे में 5-6 ऑप्शन दे देंगे, भाई यहाँ हुआ है, कौन से विभाग में हुआ है, इस तरह। तो ये चीजें भी आप एक दो ना जो पढ़ लेना। देखो एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रोग्रामिंग पूछेंगे। प्रोग्रामिंग पूछने के चांस बहुत कम है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो होती है ना प्रोग्रामिंग, ऊप्स कंसेप्ट बोलते हैं। ऊप्स कंसेप्ट सभी में चलते हैं, C++ में भी चलते हैं, जावा में भी चलते हैं, और आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेज जहाँ ऊप्स कंसेप्ट चलते हैं। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसलिए इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। तो आपको ऊप्स कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है इसमें। बाकी आप थोड़ा छोड़ सकते हो, आईडी का थोड़ा पढ़ लेना कि यार नेटबीन्स क्या होती है, या फिर आपको बोलूँ कि मैं इक्लिप्स आईडी यूज़ करते क्या काम आती है, आईडी नहीं यूज़ करूंगा तो क्या दिक्कत होगी, आईडी यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है भाई एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक नए सॉफ्टवेयर का निर्माण कर दो पूरा, मतलब शुरू से लेकर एंड तक, तो उसको आईडीई बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ पार्ट बी पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका सिलेक्शन करवाएगा। पार्ट ए से आप उम्मीद मत रखना, इसमें से कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। तो पार्ट ए से मैं वापस बोलूंगा, पार्ट ए से आप अगर 60% भी सही कर दो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी मानना आप, क्योंकि उसमें पेपर टफ आएगा, 100% टफ आएगा। ऐसा पेपर आएगा जो आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो भी आप 70%, लास्ट लास्ट 70%, इससे ऊपर तो कोई नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है इस पेपर में, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आप आराम से 90% तक नंबर ला सकते हो। तो ये है जो आपका सिलेक्शन कराएगा, तो इसको तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखो रीजनिंग 5 दिन में आराम से हो जाएगी, आप 5 दिन दो इसको, आराम से आपकी रीजनिंग हो जाएगी। मैथ अगर आप रीजनिंग 2-3 दिन में कर दो तो जो बचेगा ना टाइम, उसको मैथ में दे देना। मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम आपके 7-8 सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे मैथ से, जिसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, आपके आएंगे एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। पिछली बार डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स बिल्कुल रट के जानी है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे लाभ हानि वगैरह के आ जाएंगे, या फिर आपको बोलो
टाइम वर्क आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, कुछ भी आ सकता है आने में, तो एवरेज वगैरह, क्योंकि इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा, उन्होंने बोला क्लास 12th मैथ, तो आप उनको भी इंक्लूड करके चलो। ठीक है, मैथ ये दो टॉपिक तो आपको इस तरह रखने हैं ना भाई, कि इसमें से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन दो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बिल्कुल आपका सिलेक्शन कराने के लिए उपयोगी है। इस टॉपिक को अगर आपने, मैं आपको एक सलाह दूंगा, नहीं स्टार्ट कराया ना इसको, जनरल साइंस एंड एवरीडे साइंस, मैंने बोल्ड कर दिया इसको, देखो ना, इसको आपने अगर अभी तक तैयार नहीं करा है, इसको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है ना, तो उसको छोड़ देना आप। अब इसको पढ़ने की कोई आपका मतलब कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पेपर में से, इस सेक्शन में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इतना बड़ा सेक्शन है कि सारा तुम कवर कर लो और ये छोड़ दो, मतलब इसका जितना सिलेबस है ना, बाकी सारे का उतना ही सिलेबस है। तो इसमें से कम मेरा अनुमान ऐसा है इस बार क्या होने वाला है, रीजनिंग में से आपको, मेरा जहां तक अनुमान है ना, मिनिमम 10 प्रश्न मिलेंगे। मैथमेटिक्स में से आपको 6 से 7 प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस में से कम 20 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम तो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, हिंदी में आपको अराउंड 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपको 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें समान क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश में बराबर क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीके में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन फंसेगा। ठीक है, तो देखो आप, इसको 5, इसको 4 दिन में, इसको 15 दिन में, हिंदी इंग्लिश को 3-3 दिन में आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 घंटे पढ़ लो इसको, 30 घंटे पढ़ लो, अगर आपको थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी बचपन में, नहीं पढ़ी होती थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। तो ये है, और ये टोटल दिन जब आप काउंट करोगे ना, तो इस इन सब दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 दिन है ये। ठीक है, 53 दिन में आपको ये पूरा पढ़ना है, और 7 दिन आप रख लो रिवीजन के लिए, 7 days फॉर रिवीजन। ये प्लान आप फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 7 days फॉर रिवीजन। ठीक है, 53 दिन पढ़ाई के लिए, 7 दिन रिवीजन के लिए। 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिवीजन नहीं करा तो सारा पढ़ा पढ़ाया वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने 7 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं इसके लिए। ये मैं तब मान के चल रहा हूँ जब मैं ये सोच रहा हूँ कि परीक्षा अब से कम 2 महीने बाद होगी। अगर कल को गवर्नमेंट बोल देती कि परीक्षा 45 दिन बाद है, तो उस हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा टाइम कम कर लेना एक एक सब्जेक्ट से, उस हिसाब से अपने दिन अरेंज करना, पर रिवीजन 7 दिन से कम मत करना, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप उसको 2-3 बार नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे ना, तो फिर आपका सारा पढ़ा पढ़ाया वेस्ट है। ठीक है, तो रिवीजन पे थोड़ा फोकस रखना है, कम से कम एक रिवीजन तो करके जाना वहाँ पे। इससे कम में तो बात नहीं बनेगी। मैं तो ये कहूंगा कि यार 2 रिवीजन कर जाओ ना तो बेस्ट रहेगा। पर अगर टाइम की कमी है, जैसा अभी है टाइम की कमी, तो कम से कम एक रिवीजन तो करके जाना। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक एक टॉपिक कवर करवा दूंगा, जैसे रीजनिंग का हो गया, या मैथमेटिक्स का हो गया, या जीके हो गया, वॉट एवर, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, थैंक्स, बाय।